हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर पाठशाला। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट एनालिसिस और सॉल्यूशन। जो कल आपका पेपर हुआ है पेंटिंग का, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्योरी 2024 CBSE। तो हम उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। जितने भी सेट्स हैं हम सारे सेट्स कवर करने वाले हैं। अगर आपने पेपर ये कल दिया है तो आप इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। और अगर आप अभी एक बिगिनर हैं, आप नेक्स्ट ईयर बोर्ड देने वाले हैं या उससे नेक्स्ट ईयर आप पेपर देने वाले हैं, तो ये पेपर आपका बहुत हेल्प करेगा, ये वीडियो आपका बहुत हेल्प करेगा ये जानने में कि हम आंसर्स को कैसे फ्रेम करें और कैसे हम 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर आया है इसमें 3 सेक्शन हैं, दैट इज़ सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। आपको तीनों सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अच्छी प्रेजेंटेशन से आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, तो आपको सारे सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं हम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए में। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सेलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पहला है ए। तो जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आप लिखेंगे सेक्शन ए, आंसर 1, ए पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज़ अ कंटिन्यूस नैरेटिव। अब यहाँ पे पेंटिंग से क्वेश्चन आया गया है, बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। दैट मीन्स वेरियस एपिसोड्स हैव बीन शोन इन सिंगल सीन। एक पेंटिंग है और उसमें बहुत सारे सीन्स दिखाए गए हैं एक ही पेंटिंग में। तो आंसर इज भरत मीट्स राम एट चित्रकूट, 4th पार्ट। आप ये पेंटिंग देख सकते हैं, ऊपर आपको दिखाई दे रही है। ये भरत जो हैं वो राम जी से मिल रहे हैं चित्रकूट में। तो इसमें क्या दिखाया जाता है कि बहुत सारे सीन्स हैं, समझे आप। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इज ऑफ असर्शन एंड रीज़न। असर्शन में एक फैक्ट दिया गया होता है और हमें बताना होता है कि क्या वो उसका सही रीज़न है। तो फीमेल ब्यूटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ किशनगढ़ स्कूल। अच्छा, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है भरत मीट्स राम एट चित्रकूट, तो जब भी आप आंसर लिखते हैं तो ये जो पेंटिंग का नाम है इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं टाइटल। ये क्या होता है? टाइटल। पेंटिंग का नाम मतलब टाइटल। पेंटर मतलब जिसने बनाई है। किसने बनाई है? गुमान। अच्छा, हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? भरत मीट्स राम एट चित्रकूट, मतलब वो दोनों गुम हो गए थे, है ना। तो गुम हो गए थे तो किसने ढूंढा? गुमान। ये फैक्ट या फैक्ट नहीं है, ये ट्रिक्स होती है जिससे आपको याद करना होता है। भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। भरत खो गए थे, राम खो गए थे, वो दोनों कैसे मिले? गुमान से। तो इसका पेंटर कौन है? गुमान, समझे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, असर्शन रीजन। फीमेल ब्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ किशनगढ़ स्कूल। ओके, एंड सेकेंड, both the patron and painters of the Kishangarh school were worshippers of female beauty. तो इसका आंसर है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है? जो किशनगढ़ स्कूल है, अब देखो बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जैसे राजस्थान स्कूल, किशनगढ़ स्कूल, पहाड़ी स्कूल, मुगल स्कूल और बंगाल स्कूल। तो उनमें से एक है किशनगढ़ स्कूल, जो कहाँ पे है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर को कवर करता है। तो इस स्कूल की क्या खासियत है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो फीमेल ब्यूटी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं अपनी पेंटिंग्स में। फीमेल ब्यूटी का मतलब आ गया इसमें राधा रानी, मतलब राधा। राधा कृष्ण की बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जिसमें ये राधा को ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये तो ट्रू हो गया। अब बोथ द पैट्रॉन एंड पेंटर्स ऑफ किशनगढ़ स्कूल और वर्शिपर्स ऑफ फीमेल ब्यूटी। अगर वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं फीमेल ब्यूटी को, तो वो वर्शिप भी कर रहे हैं। वो बहुत बड़े डिवोटी थे राधा रानी के। दैट इज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, राधा बनीठनी। राधा बनीठनी किसने बनाई है? नागरी दास। नागरी राधा को कहते हैं और दास मतलब सर्वेंट। तो वो इतने बड़े वर्शिपर थे कि उन्होंने अपना नाम ही नागरी दास लिख दिया, मतलब राधा के दास। तो इसका आंसर है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू। इसमें डिपिक्शन ऑफ वुमेन, जो किशनगढ़ स्कूल है, बहुत ज़्यादा वुमेन का डिपिक्शन दिखाया गया है। बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। राधा कृष्ण हैव बीन द ट्रीटेड एज अ सोल एंड द सुप्रीम गॉड ऑफ द स्कूल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट का क्वेश्चन है, दैट इज सेलेक्ट द पेंटर। अच्छा देखो, अब इसमें क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं? या तो इसमें पूछा जा रहा है पेंटिंग का पेंटर कौन है, या थीम क्या है, या फिर पेंटर कौन है। तो आपकी बुक में एक ऐसी टेबल बनी गई है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है पेंटिंग का नेम, फिर लिखा हुआ है पेंटर का नेम, फिर लिखा गया है उसका सब स्कूल। तो आप आराम से MCQ में फुल मार्क्स ला सकते हैं अगर आप सिर्फ ये एक टेबल याद कर लें। पेंटर कौन है, उसकी पेंटिंग क्या है और वो कहाँ पे है। तो अगर आप ये याद कर लेंगे देन यू कैन अच्छे से आप MCQ और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द पेंटर। देखो, सेलेक्ट द पेंटर, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? गिव द नेम ऑफ द टाइटल। तो यही सब क्वेश्चन आएंगे। सेलेक्ट द पेंटर एसोसिएटेड विद द कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग।
अब हम कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं? कांगड़ा स्कूल की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, दैट इज़ नैनसुख। जब हम कांगड़ा किसके अंदर आता है? कांगड़ा कहाँ पे है? हिमाचल में। इसको क्या बोलते हैं हम? पहाड़ी स्कूल के अंदर आता है। समझे? पहाड़ी स्कूल के अंदर दो आते हैं, जैसे कि एक तो है कांगड़ा, ओके, और एक तो है बसोली। कांगड़ा में जो एक पेंटिंग बनाई गई है, कौन सी पेंटिंग बनाई गई है? नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। आप इधर एक मैंने फोटो अटैच करी, आप देख सकते हैं। नंद यशोदा कृष्णा एंड किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। आर्टिस्ट है नैनसुख, सब स्कूल है कांगड़ा। तो ये इन्होंने इन्वेंट किया है। उसके बाद हु गेव द टाइटल नदीर उल अर्श टू द आर्टिस्ट उस्ताद मंसूर ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो जब हम मुगल स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद कर लेनी है कि वो मुगल स्कूल में पेंटिंग कब शुरू हुई थी, सबसे ज़्यादा किसके टाइम पे थी? सबसे ज़्यादा थी अकबर के टाइम पे, और एंड कब हुई? औरंगज़ेब के टाइम पे। औरंगज़ेब जो थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो नादिर उल अर्श ये जो टाइटल है, उस्ताद मंसूर एक पेंटर हैं, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं मुगल स्कूल के, तो उनको ये टाइटल किसने दिया था? जहांगीर ने। समझे? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ई क्वेश्चन पे आ गए हम। ये असर्शन एंड रीज़न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या लिखा है असर्शन में? बसोली स्कूल। अब बसोली अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। इससे पहले वाली जो वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वो लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो है। अगर आप नेक्स्ट ईयर बोर्ड देने वाले हैं तो वो 10 मिनट्स का वीडियो है। उसमें जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, जितने भी मेन टॉपिक्स जैसे बंगाल स्कूल फ्लैग के बारे में शॉर्टकट तरीके से, वो कल एग्जाम में आए हैं और आप उसको क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। 3000+ लोगों ने देखी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बसोली जो स्कूल है वो इमर्ज हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ द स्वीट यूनियन ऑफ पहाड़ी फोक आर्ट एंड मुगल मिनिएचर टेक्निक। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, जो बसोली है वो क्या है? पहाड़ी फॉर्म है। जैसे हमने कांगड़ा पढ़ा था, कांगड़ा कहाँ पे है? पहाड़ी स्टाइल में है। समझे? तो बसोली स्कूल इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ द स्वीट यूनियन ऑफ पहाड़ी फोक आर्ट एंड मुगल मिनिएचर टेक्निक। तो ये सही है, क्योंकि आप स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या रीज़न दिया गया है? ऑल्दो नन ऑफ द पेंटर्स ऑफ बसोली स्कूल वर फ्रॉम द मुगल कोर्ट। बट ये इसका रीज़न नहीं है। वो तो बाई चांस कोई मुगल कोर्ट का वहाँ पे पेंटर नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये उसका रीज़न है। समझ रहे हो? तो ई का आंसर क्या है? सेकंड। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम एफ पे। विच मुगल रूलर, मुगल स्कूल की बात हो रही है, वॉज नॉट अ सपोर्टर ऑफ आर्टिस्ट। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही ये डिस्कस किया है कि कब स्टार्ट हुआ था, कौन सबसे बड़ा सपोर्टर था। अच्छा, इसका उल्टा क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे बड़ा सपोर्टर था अकबर। अकबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर इंडिया में फ्लरिश हुआ है। मुगल पेंटिंग्स हुए हैं, जैसे फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, बहुत सारी। तो कौन सपोर्टर नहीं था? आंसर इज 4, दैट इज औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फिगर वॉज शोन इन द मिडल ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग 1921। अच्छा, अब इसके हर बार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं। तो हम नेक्स्ट पिक्चर में इसको पहले समझ ही लेते हैं। तो जो हमारे नेशनल फ्लैग का एवोल्यूशन है ना, वो कितने पार्ट्स में हुआ है? ये 2 मिनट लगेंगे समझने में, आप समझ लीजिए। इसको 3 स्टेजेस में हमने डेवलप किया है। हर बार इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आप समझ लीजिए। जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का, वो कितने स्टेजेस में एवॉल्व हुआ है? 3 स्टेजेस में। ये फर्स्ट स्टेज दिख रहा है आपको, इसके बाद ये सेकंड स्टेज है, और ये अभी प्रेजेंट स्टेज है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट नेशनल फ्लैग है, दैट इज़ 1906। क्या लिखा है? 1906। ईयर याद कर लेंगे, 1906, 1906, 1906। एग्जाम में क्या आने वाला है इसका, इसके बारे में लिखिए। तो इसको याद कर लीजिए। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? सबसे ऊपर कौन सा कलर है? ग्रीन, नीचे येलो, और नीचे रेड। सबसे ऊपर ग्रीन, बीच में येलो, नीचे रेड। ऊपर है 8 लोटस। ये क्या है? 8 लोटस। 8 लोटस किसको डिनोट करते हैं? 8 प्रोविंसेस को। अभी तो हमारी कंट्री में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है ना, पहले थोड़ी थी। पहले क्या थी? ये 8 प्रोविंसेस को डिनोट करता है। वंदे मातरम। और यहाँ पे क्या बना है? हाफ मून, क्रेसेंट मून और सन। तो जो फर्स्ट नेशनल फ्लैग है वो ग्रीन पार्क कैलकटा में इंट्रोड्यूस हुआ था, पारसी बगान स्क्वायर कैलकटा। समझे? इसके बारे में आपको इतना ही लिखना है। फिर नेक्स्ट, मिडल नेशनल फ्लैग 1921, फर्स्ट नेशनल फ्लैग 1906, मिडल नेशनल फ्लैग 1921। 1906 का फ्लैग था, उसमें लोटस थे, 8 लोटस ऊपर, मतलब 8 प्रोविंसेस। बीच में वंदे मातरम लिखा है, और सबसे नीचे क्या है? हाफ मून और सन। मिडल नेशनल फ्लैग जो था वो क्या है? ये किसकी गाइडेंस में प्रिपेयर हुआ था? महात्मा गांधी के गाइडेंस में प्रिपेयर हुआ था। और ये किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया। क्या नेम है? पिंगली वेंकैया। वो कहाँ पे थे? आंध्र प्रदेश के थे वो, और वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे।
तो अपने देशभक्ति के लिए उन्होंने ये फ्लैग डिज़ाइन किया था। अच्छा, जो इसके ना 2 फेजेस थे, आप समझ लीजिए। पहले सिर्फ ये 2 कलर थे, मतलब क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन हैं, तो उनके लिए ग्रीन मुस्लिम्स का कलर दिया गया और रेड हिंदूज़ का कलर दिया गया, समझे। और बीच में गांधी जी का चरखा ऐड किया गया है, इसको हम इंग्लिश में स्पिनिंग व्हील कहते हैं। पर उसके बाद गांधी जी ने कहा कि सिर्फ 2 कम्युनिटीज़ को नहीं हम ला सकते, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ बहुत सारे रिलीजन और कम्युनिटीज़ को फॉलो किया जाता है। तो हमने वाइट कलर भी ऐड किया, उसका मतलब अदर कम्युनिटीज़। तो सब कम्युनिटीज़ को हम अपने फ्लैग में देखना चाहते हैं, तो हमने सारी कम्युनिटीज़ को ऐड किया है। तो व्हाट वाज द फर्स्ट फ्लैग? 1906, सेकेंड फ्लैग 1921, थर्ड 1947, जो हमारा प्रेजेंट नेशनल फ्लैग है। तो जो सेकेंड नेशनल फ्लैग है, मिडिल नेशनल फ्लैग, वो किसने करा था? अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी बाय पिंगली वेंकैया। वो कहाँ के थे? वो आंध्र प्रदेश के थे। विजयवाड़ा, वाइजैग में जो पोर्ट है वहाँ पे ये इन्वेंट हुआ था। उसके बाद इसमें 3 कलर्स यूज़ होते हैं, वाइट, ग्रीन और रेड। वाइट मतलब अदर कम्युनिटीज़, ग्रीन मतलब मुस्लिम्स एंड रेड मतलब हिंदूज़। और ये चरखा जो है स्पिनिंग व्हील गांधी जी का, इसका मतलब है कंटिन्यूस प्रोग्रेस। नेक्स्ट फाइनल फ्लैग 1947। ये अच्छा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब बना था, किसने बनाया था? तो कुछ लोग थे, उनको बिठाया गया और उनके ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। मतलब एक असेंबली बिठाई गई कुछ लोगों की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो वो फ्लैग भी बनाएंगे कंट्री का, तो उन्होंने प्रपोज किया था ये, समझे। इसमें 3 कलर्स हैं, इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। पहला है सैफरॉन, दूसरा है वाइट, तीसरा है ग्रीन। पहला है सैफरॉन, दूसरा है वाइट, तीसरा ग्रीन। और बीच में ये क्या है आप जानते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अशोक चक्र। ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ पिलर, अशोका। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो 1947 का फ्लैग है, इसमें सैफरॉन कलर क्या इंडिकेट करता है? स्ट्रेंथ। वाइट कलर क्या इंडिकेट करता है? ट्रूथ एंड प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ। उसके बाद ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है? ग्रीन मतलब जब हरा भरा होता है तो आप प्रॉस्परस और हैप्पी फील करते हैं, तो ग्रीन मतलब हैप्पीनेस। तो सैफरॉन मतलब स्ट्रेंथ, वाइट मतलब पीस, प्योरिटी, ट्रूथ, सफ़ेद। उसके बाद ग्रीन मतलब हरा, मतलब हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, समझे। और बीच का जो चक्र है, अशोक चक्र के नाम से हम इसको जानते हैं, जो सारनाथ पिलर से लिया गया है। इसके अंदर कितने स्पोक्स हैं? SPOKES, ये पेपर में आ रखा है। कितने स्पोक्स हैं इसमें? 24। अच्छा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो ये जो 24 स्पोक्स हैं, इसका घंटे से कोई मतलब है क्या? हाँ। तो ये जो 24 स्पोक्स हैं, इसका मतलब है कि हमारे को 24 आवर्स कमिटमेंट टू ड्यूटी होना चाहिए। और इसका एक और मतलब है कि हमारी कंट्री हमेशा एक प्रोग्रेस में रहे, आगे बढ़ती रहे, कंटिन्यूस साइकिल ऑफ डेवलपमेंट। और इसका साइज़ क्या है, साइज़ रेशो क्या है, वो भी एग्जाम में आ सकता है, उसके बारे में भी जानना चाहिए। उसका साइज़ रेशो है 3:2। तो अभी तक क्या आप मेरे साथ समझ गए हैं कि हमारा जो, अच्छा देखिए, अब जो क्वेश्चन था वो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। विच फिगर वॉज शोन इन द मिडल ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग? अब हमने 3 फ्लैग पढ़े हैं, ये फर्स्ट नेशनल फ्लैग, ये मिडिल नेशनल फ्लैग, ये फाइनल फ्लैग। तो मिडिल फ्लैग में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी फ़ोटो बनी है? ये क्या है? चरखा। चरखे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पिनिंग व्हील। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है स्पिनिंग व्हील। कुछ बच्चे अशोक चक्र लिख के आने वाले हैं, वो क्या है? गलत। अशोक चक्र थर्ड फ्लैग में है, जो मैंने आपको बताया। अशोक चक्र को धर्म चक्र भी बोलते हैं। उसके अंदर 24 स्पोक्स होते हैं। 24 स्पोक्स मतलब 24 आवर्स कमिटमेंट टू ड्यूटी, एंड वो चलते रहते हैं स्पोक्स, उसका मतलब कंटिन्यूस साइकिल ऑफ डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हुम। अच्छा, इसमें पेंटिंग्स हैं, ग्राफिक प्रिंट्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब क्वेश्चन आया है स्कल्पचर पे। स्कल्पचर है संथाल फैमिली का। संथाल एक इंडिया की ट्राइब है, उसके बारे में हमको जानना चाहिए। डिपिक्टिंग द डेली स्ट्रगल ऑफ द कॉमन मैन। तो इसका आंसर क्या है? किसने बनाया है? ये बनाया है राम किनकर वैज ने। किसने बनाया है? राम किनकर वैज ने। बहुत सुंदर स्कल्पचर है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे अगर आप ये MCQ अच्छे से कर लेंगे। सिर्फ टाइटल, पेंटर और इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। बोर्ड में आपको ध्यान देना है, अगर 100 वर्ड्स लिखा है तो 100 वर्ड्स ही लिखिए, टू द पॉइंट। एक्सीड मत करिए, उल्टा पुल्टा मत लिखिए, क्योंकि टीचर्स को की मिलती है, तो उसी हिसाब से आप कीवर्ड से आंसर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड का ए पार्ट, अमीर खुसरो इज डिपिक्टेड विद अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन हिज डेक्कन पेंटिंग शोइंग रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस फॉर हिज टीचर। ओके, तो अमीर खुसरो जो है
वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ दिखाई दे गए हैं डेक्कन पेंटिंग में। हमें इसमें क्या करना है अब, आइडेंटिफाई द पेंटिंग इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी एंड राइट द टाइटल एंड मीडियम। ओके, तो अब इस पूरे का 1 मार्क्स है। अब टाइटल का मतलब क्या होता है और मीडियम का मतलब क्या होता है? टाइटल का मतलब होता है पेंटिंग का नाम। आपको ऐसे ही पेंटिंग का नाम नहीं लिख देना है, आपको पहले लिखना है टाइटल डैश पेंटिंग का नाम, इसके 1 मार्क्स मिलेंगे आपको। उसके बाद मीडियम डैश मीडियम, ऐसे ही नहीं लिख देना है आंसर, आपको हेडिंग बना के लिखना है। तो इस पेंटिंग का टाइटल क्या है? अमीर खुसरो वाली पेंटिंग का हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। क्या आंसर है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। और ये मीडियम क्या है, किस मीडियम में बनाई गई हैं ये पेंटिंग्स? इसका आंसर है टेम्परा, TEMPRA। टेम्परा को क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वाटर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। इसके बाद मेंशनिंग द सब स्कूल ऑफ द पेंटिंग डिस्क्राइब्स द कंपोजिशनल अरेंजमेंट इन योर ओन वर्ड्स। अब ओन वर्ड्स का मतलब ये नहीं है आप अपने आप लिखेंगे, कंपोजिशनल अरेंजमेंट ये कीवर्ड है, हर बार क्वेश्चन बनेगा इसी से, बस यहाँ से नाम चेंज हो जाएगा पेंटिंग का। तो सब स्कूल लिखना है। अभी मैंने आपको बोला टेबल याद करनी है, टेबल याद करनी है का मतलब क्या है ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले आएगा टाइटल, टाइटल में क्या आएगा? पेंटिंग का नाम, पेंटिंग का नाम क्या है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो, समझे। उसके बाद पेंटर, इसका पेंटिंग का जो पेंटर है वो अननोन है तो आप UN लिख देंगे। उसके बाद सब स्कूल कहाँ बनाई गई है? आंसर है हैदराबाद। क्या आंसर है? हैदराबाद। अच्छा, सब स्कूल का क्या मतलब है? डेक्कन स्कूल है, डेक्कन के अंदर कहाँ बनाई गई है? हैदराबाद। अच्छा, डेक्कन कहाँ पे है? जैसे हमारे कंट्री का मैप है तो ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको डेक्कन वाला पार्ट कहते हैं, साउथ में नहीं, साउथ से थोड़ा ऊपर। नेक्स्ट, कंपोजिशनल अरेंजमेंट लिखना है हमको इसका। तो कंपोजिशनल अरेंजमेंट में क्या आता है कि कैसे बनाई गई है पेंटिंग। इसके लिए आप अगर एक बार पेंटिंग देख लें, जैसे एग्जांपल ये वाली पेंटिंग है तो कैसे कलर्स यूज़ हुए हैं, क्या यूज़ हुआ है, तो उस पेंटिंग में डार्क एंड ब्राइट कलर्स यूज़ हुए हैं, वेल डेकोरेटेड ट्रीज और फ्रूट्स दिखाई दे गए हैं बैकग्राउंड में जो एक्स्ट्रा ब्यूटी ऐड करते हैं। तो जब भी आप कलर्स के बारे में लिखेंगे और अरेंजमेंट के बारे में लिखेंगे तो उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, और वही लिखें जो अरेंजमेंट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराउंड 1750 AD, Chogan, that is polo, emerged as a recreational game in the royal families of Deccan. In this, the skill of the player is also dependent on the tricks of horse riding. The participation of women in this game presents the best evidence of women empowerment. अब आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने हर क्वेश्चन के आगे उसकी एक पेंटिंग ऐड करी है ताकि अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप यहीं से देख के सब समझते जाएं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसमें पूछा क्या गया है? आइडेंटिफाई एनी वन सच पेंटिंग इंक्लूडेड इन योर सिलेबस एंड राइट अबाउट सच टाइटल एंड सब स्कूल। और सब इग्नोर करना है, क्या देखना है? टाइटल, सब स्कूल, पेंटिंग, जो मैंने आपको बताया। क्या कीवर्ड्स होने वाले हैं? टाइटल, सब स्कूल, पेंटिंग। तो इस पेंटिंग का टाइटल क्या है? इस पेंटिंग का टाइटल है चांद बीबी प्लेइंग पोलो। चांद बीबी प्लेइंग पोलो, ये दोनों क्वेश्चंस जो आए हैं इससे पहले वाला और ये डेक्कन स्कूल से आए। डेक्कन स्कूल में 2 ही पेंटिंग्स हमें याद करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? टाइटल। टाइटल क्या लिखेंगे? मतलब टाइटल मतलब पेंटिंग का नाम। पेंटिंग का नाम क्या है? चांद बीबी प्लेइंग पोलो, ठीक है। और सब स्कूल, पेंटर इसका भी अननोन है, डेक्कन पेंटिंग में दोनों का पेंटर अननोन है। इसका सब स्कूल क्या है? गोलकोंडा। अब इसको याद कैसे करेंगे मैम? हमको याद नहीं होता है, तो याद कैसे करेंगे इसको? पोलो जो होता है वो गोल होता है। सोचो, वो ये देखो पोलो खेल रहे हैं ना, गोल बॉल होती है, हॉर्स पे मार के खेलते हैं हॉकी की तरह, तो गोल होता है। तो क्या है इसका सब स्कूल? गोलकोंडा में गोल पोलो खेल रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आप याद करेंगे तो आपको बेनिफिशियल होगा, किसी को नहीं पता, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, थ्रो लाइट ऑन द कंपोजिशन और कलर अरेंजमेंट ऑफ द पेंटिंग। ये फिर से वही क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आप अगर पेंटिंग देख के नहीं भी गए हैं एग्ज़ाम में तो आप क्या लिख सकते हैं? कैसे कलर्स यूज़ हुए होंगे, कैसे अरेंजमेंट है, ब्यूटीफुल पेंटिंग है, तो आपको ये सब लिखना है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? द होल कंपोजिशन इज़ अट्रैक्टिव एंड रिदमिक। अब ये लाइन तो आप हर पेंटिंग में लिख सकते हैं ना। रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, वाइट एंड ब्राउन कलर्स आर यूज्ड इन द मिनिएचर विद पर्शियन इफेक्ट्स। तो आप कहीं भी एक्सप्लेन करेंगे कि कलर्स की क्वालिटी अच्छी है, आसमान कैसा है, कौन किधर खड़ा है, तो इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, ए पार्ट। इन द बसोली स्कूल। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है बसोली स्कूल। बसोली और कांगड़ा किसके अंदर आते हैं? पहाड़ी स्कूल के अंदर आते हैं, ठीक है। और पहाड़ी स्कूल के अंदर 2 पेंटिंग्स हैं। पहली है कृष्णा विद गोपीस
एंड सेकेंड, नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो हम अभी आपको सिखाएंगे कैसे याद करते हैं। इन द बसोली स्कूल, अच्छा बसोली स्कूल की बात हो रही है, मतलब बसोली मतलब पहाड़ी स्कूल की बात हो रही है। पहाड़ी स्कूल मतलब पहाड़ी स्कूल के अंदर दो पेंटिंग्स आती हैं, दो सब स्कूल आते हैं, जैसे कि बसोली एंड कांगड़ा। तो इन द बसोली स्कूल द coordination of the ornamental form of nature and elements of folk art is seen together, okay, which was filled with reverence and devotion by the painters of Basoli by filling them with colors of divine and selfless love। अच्छा, अगर आप ये पूरा पैराग्राफ बुक से नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा, आपको बस क्या पता होना चाहिए, आपको वो टेबल याद होनी चाहिए जो मैंने आपको कहा है। कौन सी टेबल? जिसमें बताया गया है कि कौन सा स्कूल है, कौन सा पेंटर है, कौन सा सब स्कूल है। उससे आप एक सेकंड में बता देंगे कौन सी पेंटिंग है। तो इसमें क्या लिखना है, फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटिंग। अब देखिए हर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेम, टाइटल और सब स्कूल। नेम, आइडेंटिफाई द पेंटिंग, टाइटल और नेम ऑफ द पेंटर। तो एक टेबल से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, एमसीक्यू भी और लॉन्ग भी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कृष्णा विद गोपीज। तो जो बसोली में पेंटिंग बनाई गई है वो किसने बनाई है, वो कहाँ बनी है? वो बनी है सब स्कूल बसोली में। और टाइटल क्या लिखने वाले हैं? कृष्णा विद गोपीज। और नेम ऑफ द पेंटर मनकू, MANAKU। कृष्णा विद गोपीज एक बहुत सुंदर पेंटिंग है जो बनाई गई है बाय मनकू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। डिस्क्राइब द आर्टिस्टिक फीचर्स ऑफ द पेंटिंग इन योर ओन वर्ड्स। डिस्क्राइब द आर्टिस्टिक फीचर्स ऑफ द पेंटिंग इन योर ओन वर्ड्स। तो ये कंपोजिशनल अरेंजमेंट की बात कर रहा है। इसमें हर किसी में यही लिखना है कि वहाँ पे कैसा बनाया गया है। इसमें क्या बताएंगे हम? मोस्ट चार्मिंग टेम्परा पेंटिंग ऑफ बसोली स्कूल। टेम्परा वर्ड यूज़ करोगे, टेम्परा मतलब वाटर कलर, वाटर कलर से ही तो बनाई है। लॉर्ड कृष्णा इज शोन इन हैप्पी मूड विद गोपीज एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना। कलर कॉम्प्लेक्शन ऑफ कृष्णा इज ब्लू। तो आर्टिस्टिक फीचर्स मतलब उनके फीचर्स कैसे हैं, आसपास पेड़ हैं, किस कलर्स का यूज़ हुआ है, बहुत सुंदर पेंटिंग है, रिदमिक पेंटिंग है, लव एंड डिवोशन शो करता है। तो ऐसे कीवर्ड्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आंसर सही होगा। तो टाइटल और नेम ऑफ द पेंटर। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द नेचुरल स्केचिंग ऑफ द मसल्स and uncomfortable real postures of the four working class people engrossed in work are the main features of his sculpture। तो अभी आपको कुछ नहीं सोचना, बहुत बड़ा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं, स्कल्पचर की बात हो रही है। स्कल्पचर में मसल और अनकंफर्टेबल पोस्चर की बात हो रही है, मतलब 4 वर्किंग क्लास पीपल। अब हमारे सिलेबस में जितने भी स्कल्पचर हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 4 ही स्कल्पचर हैं। इफ़ यू वांट मी टू अपलोड दैट आई विल अपलोड। तो इसमें ट्रायम्फ ऑफ लेबर की बात हो रही है। इसमें किसकी बात हो रही है? ट्रायम्फ ऑफ लेबर, ट्रायम्फ ऑफ लेबर, ट्रायम्फ ऑफ लेबर। ओके, और इसका स्कल्पचर कौन है? स्कल्पटर कौन है, मतलब किसने बनाया है स्कल्पटर को? डीपी रॉय चौधरी। सो राइट द नेम ऑफ द स्कल्पटर, डीपी रॉय चौधरी। टाइटल ऑफ हिज वर्क, टाइटल मतलब नेम ऑफ द पेंटिंग और पेंटर, सॉरी नेम ऑफ द स्कल्पचर। टाइटल का मतलब क्या है? किसी भी पेंटिंग या स्कल्पचर का नेम। तो नेम है ट्रायम्फ ऑफ लेबर। उसके बाद डिस्क्राइब द आर्ट वर्क एस्थेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशनल अरेंजमेंट एंड मीडियम ऑफ टेक्निक। इसका मतलब क्या है? वही मीडियम है कि कौन से तरह से यूज़ हुआ है, क्या कलर यूज़ हुए हैं। तो ये ब्रोंज़ का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ब्रोंज़ का। इसमें आप आराम से वो बता सकते हैं कि 4 लोग खड़े हैं और वो लेबर को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं। तो जो पेंटिंग में हो रहा है वो इसमें बता देना है आपको। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई and appreciate the dominant emotions in the artwork created by the artist mentioned below with special reference to the application of colors and technique। अच्छा, यहाँ पे 2 आर्टिस्ट दिखाए गए हैं, MF हुसैन या राम गोपाल विजयवर्गीय। इसमें से आपको कोई भी एक करना है और ये आप वही पुरानी हमारी टेबल वाली टेक्निक से याद कर सकते हैं। एक टेबल है, उसमें आर्टिस्ट है, उसका आर्ट वर्क है, कोई भी एग्ज़ाम में आ जाएगा, आप सारे लिख सकते हैं। तो MF हुसैन ने कौन सी बनाई है? मदर टेरेसा के ऊपर बनाई है। और राम गोपाल विजयवर्गीय ने किस में बनाई है? मेघदूत। मेघदूत क्या है? मेघदूत क्या है? मेघदूत एक पेंटिंग है, ठीक है। और वो किसके ऊपर पेंटिंग है? कालिदास, पता है आपको कौन है? कालिदास एक बहुत बड़े पोएट थे, वो कवि लिखते थे, कवि थे, वो कविताएं लिखते थे। तो उनकी कविताओं के ऊपर उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है, मेघदूत। मेघ मतलब बादल और दूत मतलब मैसेंजर। तो पहले तो फ़ोन और टेलीफोन्स नहीं होते थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पहले हम कैसे कांटेक्ट करते थे एक दूसरे से? तो वो एप्रिसिएशन दिया गया है कैसे एक लवर थ्रू क्लाउड्स कम्युनिकेट करता है अपने लवर से। तो ये बहुत सुंदर पेंटिंग है। नेक्स्ट है 6th। माँ, as small as this world is, its explanation is as complex and vast।
माँ जितना ही छोटा शब्द है उतना ही उसकी गहराई है, अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। एज इट इज़, दिस इज़ द वर्ड विदाउट विच द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी लिविंग बींग कैनॉट बी एनविसेज्ड. नथिंग कैन बी कंपेयर टू द डीप लव ऑफ अ मदर टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन. इट इज़ अ यूनिक एंड इनकम्पेरेबल. अप्रिशिएट एनी वन आर्ट वर्क. अच्छा, हम यहाँ पे 2 आर्ट वर्क्स दिए गए हैं मदर के ऊपर, तो हमें कोई भी एक बताना है. जैसे कि मदर एंड चाइल्ड की पेंटिंग किसने बनाई है? मदर एंड चाइल्ड की पेंटिंग किसने बनाई है? जामिनी रॉय. It shows the timeless bond of mother and child. So now let's move towards section C, that is the last section. इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं हम. 7th क्वेश्चन है द आर्टिस्ट फ्रॉम राजस्थानी स्कूल. अच्छा, इसमें आप जो ये क्वेश्चन दिया होता है ना, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ये पढ़ लीजिएगा. सिर्फ 2 करने हैं, सारे नहीं करने होते हैं. द आर्टिस्ट फ्रॉम राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हैज़ इंडिजिनियसली डिवाइडेड द पेंटिंग इंटू 2 पार्ट्स. ओके, representing Rasikpriya poetry of Keshav Das, in which Radha is offended by the behavior of Krishna. Identify the painting. यहाँ पे देखो, अब जब ये पेंटिंग के बारे में बताया गया है तो आपको देखना है कौन सी पेंटिंग में ये चीज़ें हैं. Identify the painting and include it in your syllabus which has the above characteristics and then interpret this painting on the basis of the following points. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है? टाइटल ऑफ द पेंटिंग. क्या बताना है आपको? टाइटल ऑफ द पेंटिंग. तो मैंने यहाँ पे पिक्चर अटैच करी है, आप देख सकते हैं क्या? तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर अटैच करी हुई है. इस पेंटिंग का नाम क्या है? कृष्णा ऑन स्विंग. टाइटल लिख देंगे, कृष्णा ऑन स्विंग. नेम ऑफ द पेंटर, किसने बनाई है पेंटिंग? नूरुद्दीन ने बनाई है. तो टाइटल ऑफ द पेंटिंग कृष्णा ऑन. आपने देखा है कृष्ण जी एक स्विंग पे बैठे हैं और राधा रानी एक कुशन के सहारे बैठी हैं. तो ये क्या है? ये पेंटिंग का नाम है कृष्णा ऑन स्विंग और पेंटर का क्या नाम है? नूरुद्दीन. समझे? मीडियम क्या है इस पेंटिंग का? इस पेंटिंग का मीडियम है टेम्परा. टेम्परा मैंने पहले ही बताया था. टेम्परा का मतलब क्या होता है? वाटर कलर. टेम्परा मतलब जितनी भी सारी पेंटिंग्स में कभी भी मीडियम आएगा ना तो आपको टेम्परा लिखना है. स्कल्पचर में स्कल्पचर लिखोगे मीडियम में, बाकी पेंटिंग में क्या लिखोगे? टेम्परा. TEMPERA मतलब वाटर कलर. और उसका सब स्कूल. तो पेंटिंग का नाम क्या है? कृष्णा ऑन स्विंग. नेम ऑफ द पेंटर? नूरुद्दीन. मीडियम हर पेंटिंग में टेम्परा लिखना है. सब स्कूल क्या है इस पेंटिंग का? सब स्कूल है बीकानेर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थीम, सब्जेक्ट मैटर एंड कंपोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ द पेंटिंग. ठीक है, अब थीम का मतलब और कंपोजिशनल अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस होता है? ये अलग अलग है, इसको एक करके नहीं लिखना है हमको. थीम का मतलब होता है क्या दर्शाया जा रहा है. मतलब एक हमने पढ़ लिया चैप्टर, उसकी क्या समरी है, मतलब हमें क्या, मतलब लास्ट में क्या उसका वो है, सरस बोलते हैं उसको, क्या हमने उसको जाना है उससे. तो इसमें थीम क्या लिखेंगे? लव एंड डिवोशन. क्या लिखेंगे? लव एंड डिवोशन. इस पेंटिंग का क्या थीम है? लव एंड डिवोशन. हम बात करते हैं कंपोजिशनल अरेंजमेंट की. कंपोजिशनल अरेंजमेंट मतलब कैसे चीज़ें अरेंज करी गई हैं पेंटिंग में. तो इसमें आप क्या बताने वाले हो? अच्छा, आप इसको बुक से मत याद करिए, आप ऐसे याद कर लीजिए. कैसे याद करना है? ये पेंटिंग है, ठीक है. इसमें राधा एंड कृष्णा आर स्टेयरिंग एट ईच अदर. राधा एंड कृष्णा आर स्टेयरिंग एट ईच अदर. Krishna ji is sitting on a swing and Radha Rani is sitting on a cushion, taking सहारा ऑफ अ cushion. इसके बाद इसमें क्या लिख सकते हैं आप कि वो ब्लू कम्प्लेक्शन के इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं. उनके आसपास इंट्रिकेसीज दिखाई दे रही हैं ट्रीज़ में. आप देख सकते हो कितने मिनिएचर आर्ट से ट्रीज़ को बनाया गया है. एक सैंड, राजस्थानी स्टाइल सैंड माउंट भी दिखाई दे रहा है आपको, और ब्लैक कलर या डार्क कलर का बैकग्राउंड है. और उसके बाद कृष्ण जी आपको ऑरेंज कलर की धोती में दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने, राधा रानी ने राजस्थानी चोली और घाघरा पहना है और इनविजिबल या ट्रांसपेरेंट ओढ़नी पहनी है. कृष्ण जी ने गार्लैंड पहना है. गार्लैंड मतलब मोती के फूलों या मोती के जो गले में पहनते हैं माला, वाइट कलर का वो पहना है. और उन्होंने गोल्डन कलर का एक दुपट्टा ले रखा है. तो ये सब जो मैंने बताया ये आपको इंग्लिश में लिखना है. ये सब क्या है कि पेंटिंग में कहाँ क्या क्या है. कलर्स बहुत ब्राइट और अच्छे यूज़ हुए हुए हैं और उन्होंने एक मुकुट पहना है. नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, डिस्कस द पॉइंट्स इन डिटेल थ्रू अ क्रिटिकल नोट ऑन द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, 3 ईच. तो इसमें हमको क्या लिखना है? इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग. तो जब हम मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करते हैं तो हमने बात करी थी, देखो इसमें आपको ना एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट हुआ. अकबर से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया? वो जहांगीर तक क्लाइमैक्स पे था, समझे. और सबसे ज़्यादा बिल्कुल नीचे कब चला गया था? औरंगज़ेब के टाइम पे.
तो कौन से ऐसे मुगल, अब देखो इसका क्वेश्चन भी आ रखा है एमसीक्यू में, सबसे ज़्यादा किसके टाइम पे वो फेमस था? अकबर ने इंट्रोड्यूस किया, और जेनिथ पे अकबर में था, और सबसे डाउनफॉल कब हुआ, किसने बिल्कुल डिस्ग्रेस किया? औरंगज़ेब ने। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो रियल फाउंडर ऑफ मुगल स्कूल वॉज अकबर द ग्रेट, एंड दे हैड ट्रेडिशनल लव फॉर आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर। उन्होंने दीन इलाही भी सेटअप किया था। उसके बाद मुगल पेंटिंग्स में बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, राजस्थानी स्टाइल के, पर्शियन स्टाइल के, और अकबर से जहांगीर तक वो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी वन पेंटिंग ऑफ मुगल स्कूल इन डिटेल। अब जब हम मुगल स्कूल की बात करते हैं तो बहुत सारी पेंटिंग्स पढ़ते हैं, बट आपको नहीं पढ़नी है, आपको वही ट्रिक काम करनी है, चार्ट बनाने वाली। वहाँ पे एक चार्ट बना दीजिएगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और बहुत सारी मुगल स्कूल्स की पेंटिंग है, कोई भी एक एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे कि पहली है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन बाय मिस्किन, फैल्कॉन ऑन अ बर्ड रेस्ट बाय उस्ताद मंसूर। फैल्कॉन ऑन अ बर्ड रेस्ट क्या है? एक बर्ड बैठी है एक सुंदर से कुशन पे, और वो ब्राउन कलर की बर्ड है, बहुत सुंदर बर्ड है। सेकेंड इज कबीर एंड रायदास बाय उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको की मैरिज हो रही है बाय हाजी मडनी। तो ये बहुत सारी बर्ड है। सेकेंड इज कबीर एंड रायदास बाय उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको की मैरिज हो रही है बाय हाजी मडनी। तो ये बहुत सारी पेंटिंग्स हैं मुगल स्कूल में। और मुगल स्कूल की पेंटिंग्स की क्या खासियत है कि जो भी उनकी पेंटिंग्स होती हैं, जैसे ये उनकी पेंटिंग है, ठीक है, तो उनकी पेंटिंग्स में जो बॉर्डर की इंट्रिकेसी होती है, जो डिटेलिंग होती है, वो बहुत लाजवाब है, वो बहुत सुंदर है। कैलीग्राफी होती है उनकी पेंटिंग्स में। उन्हीं के टाइम पे पेंटिंग का डेवलपमेंट बहुत हुआ। जैसे कि जो पेंटिंग होती थी उनके टाइम पे, तो आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा टाइटल्स दिए जाते थे, गिफ्ट दिए जाते थे, अप्रिशिएट किया जाता था और आगे बढ़ाया जाता था। लास्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन, आर्ट इज़ अ पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. There has been a direct or indirect contribution of art artists in the freedom struggle. Okay, explain the contribution of any two such artists. अब हम दो आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं मुगल फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, इंक्लूडेड इन आर सिलेबस, whose art directly और indirectly ensures their participation in freedom related movements. ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हमको फ्रीडम मिली, दैट इज़ 1947. ओके, 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। हमने फ्लैग के बारे में पढ़ा है पूरी वीडियो में। तो इसमें हमें दो आर्टिस्ट की बात करनी है जो सपोर्ट करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को, और एज आर्ट इज़ अ पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो कौन है? हम दो आर्टिस्ट के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि अबिंद्रनाथ टैगोर। हमने जो प्रीवियस वीडियो पढ़ी है पेंटिंग की, उसमें आप देख सकते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया और वही पेपर में आया है। बंगाल स्कूल, इंडियन फ्लैग, पूरे हमने 8 पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें। तो आप देखिए जाके उसको, अबिंद्रनाथ टैगोर, उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, आप इनको याद करके जाइए। जैसे कि जर्नीज़ एंड में क्या दिखाया जाता है? कैमल लेटा हुआ है और पीछे सनसेट हो रहा है। तो एक तरफ सनसेट हो रहा है, एक तरफ कैमल का लाइफ एंड हो रहा है, तो उसका कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। तो ये किसने बनाई है? अबिंद्रनाथ टैगोर। अबिंद्रनाथ टैगोर ने और क्या बनाया है? अबिंद्रनाथ टैगोर ने वॉश टेक्निक इन्वेंट करी है पेंटिंग की। जैसे हमने देखा है ना, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मीडियम है, टेम्परा मीडियम है, तो इन्होंने बंगाल स्कूल में वॉश टेक्निक करी है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस भी एक पेंटर हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत हेल्प किया है। जैसे कि इन्होंने शिव एंड सती की पेंटिंग बनाई है, और जैसे राम रवि वर्गिया, और बहुत सारे ऐसे पेंटर्स हैं जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट किया है। इसमें आप मुगल स्कूल, और इसमें आप E.B. हैवल का नाम भी लिख सकते हैं, जिन्होंने स्थापना की थी स्कूल्स की इन मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। तो दैट वाज इट फॉर पेंटिंग्स क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इट हेल्प्स एंड मोटिवेट्स अस अ लॉट। एंड हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। एंड इफ़ यू वांट द MCQ और डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी चैप्टर और पेंटिंग और शॉर्टकट्स, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.